दिनारा विधानसभा सीट में फिलहाल आरजेडी का कब्जा है, लेकिन क्या इस बार समीकरण आरजेडी को फेवर करेंगे? क्योंकि जन स्वराज पार्टी भी दस्तक दे रही है विधानसभा चुनाव में इस बार। तो क्या कहीं जो आमने सामने के मुकाबले होते थे वो ट्रायंगुलर फाइट बनेंगे, या फिर कुछ निर्दलीय है जो यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबले को बनाते हुए नजर आएंगे? रंजन जी, अगर दिनारा को आप स्कैन करते हैं तो क्या इस बार भी आमने सामने की लड़ाई दिखेगी, या फिर समीकरण त्रिकोणीय मुकाबले या चतुष्कोणीय मुकाबले की तरफ नजर आ रहे हैं? रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं इस सीट के? देखिए, अगर पिछले 3 चुनावों को आप दिनारा में स्कैन करेंगी तो 2015 को छोड़ दीजिए तो यहाँ पर ट्रायंगुलर या क्वाड्रेंगुलर मुकाबला हुआ करता है। और पिछली बार भी जो यहाँ से शिकस्त झेलनी पड़ी थी, तब मंत्री थे जय कुमार सिंह, उनको जो हार झेलनी पड़ी थी वो इसलिए झेलनी पड़ी थी कि यहाँ पर कई कॉर्नर्स में फाइट हुए थे और उस फाइट में जो है नुकसान उठाना पड़ा था जय कुमार सिंह को। तब राजेंद्र सिंह एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी से बागी होकर वो एलजेपी में शामिल हो गए थे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी ने भी यहाँ प्रत्याशी दिया था और उसका नुकसान जय कुमार सिंह को उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार भी देखिए, बात तो हो रही है एकता की, लेकिन एक मुकाबला चल रहा है एनडीए के दलों के बीच में कि आखिर दिनारा से चुनाव कौन लड़ेगा। तो ऐसे में जय कुमार सिंह और राजेंद्र प्रसाद सिंह के बीच भी एक मुकाबला है कि दोनों में से कौन जो है यहाँ पर उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की भी एंट्री है, उनके पास आलोक सिंह के रूप में एक सशक्त कैंडिडेट है, वो भी यहाँ पर दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। एलजेपीआर की भी अपनी दावेदारी है। तो जितनी भी एनडीए की घटक दल हैं उनमें से अगर आप देखें तो अभी तक जीतन राम मांझी को छोड़ दें तो बाकी 4 दल दिनारा में इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या दिनारा में एनडीए पूरी एकता के साथ चुनावी मैदान में उतरेगा या फिर कोई बागी हो जाएंगे, और अगर बागी हुए तो वैसी परिस्थिति में आरजेडी को फायदा हो सकता है जैसा कि पिछली बार हुआ था। दिनारा विधानसभा सीट की बात कीजिए तो यहाँ पहला चुनाव 1952 में हुआ और रामानंद उपाध्याय कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो दिनारा के पहले विधायक बने। अगर आप देखिए यहाँ के चुनाव किस तरह से हुए हैं तो 1952 से 1995 तक आप देखिएगा कि मुकाबला कांग्रेस वर्सेस समाजवादी सोच रखने वाली पार्टियों के बीच ही होते रही। कभी बाजी इस तरफ तो कभी बाजी उस तरफ। कुल 11 चुनाव इस दौरान हुए, जिसमें से सोशलिस्ट पार्टियों को 6 बार कामयाबी मिली और कांग्रेस को 5 बार कामयाबी मिली। तो एक आप कह सकती हैं कि क्लोज फाइट बिटवीन सोशलिस्ट पार्टीज और आपको कांग्रेस के बीच में। लेकिन फिर 2000 से 2020 के बीच के चुनाव पर जब आप दिनारा में ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर दिखता ये है कि कांग्रेस की एग्जिट हो गई, वो मुख्य मुकाबले से बाहर हो गई और जो सोशलिस्ट पार्टियां हैं वही आपस में यहाँ पर भिड़ने लगी। बीच बीच में बीजेपी की भी एंट्री हुई यहाँ पर। हालांकि अभी तक दिनारा में कमल खिला नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर दिखता है। शाहाबाद में आपको बीएसपी का एक इम्पैक्ट जो है वो दिखेगा, ये सीट भी उन्हीं में से शामिल है। और दिनारा में बीएसपी को एक मर्तबा जीत भी मिली है 2005 के अक्टूबर में जब चुनाव हुआ था तब, लेकिन कमल अब तक नहीं खिला है। इस बार क्या होगा इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। 17 चुनाव अब तक दिनारा में हुए हैं। कांग्रेस को 5 बार कामयाबी मिली है, जनता दल यूनाइटेड को 4 बार सफलता मिली है, जनता दल और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 2-2 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही, एसएसपी, जनता पार्टी, आरजेडी और बीएसपी को 1-1 बार सफलता मिली है दिनारा में। देखिए, दिनारा में जब आप ये आंकड़े देखते हैं तो किसी
एक दल का वर्चस्व रहा ऐसा नहीं दिखता। एक थॉट का वर्चस्व आप कह सकती हैं कि ज्यादातर अवसरों पर सोशलिस्ट पार्टियों को जीत मिली है, लेकिन दल के हिसाब से देखिए तो ये बटा हुआ आपको दिखेगा। किसी एक दल का वर्चस्व जो है वो दिनारा में नहीं रहा है, पर दो व्यक्तियों पर दिनारा ने जो है वो विश्वास किया है। रामधनी सिंह की बात कीजिए, वो 4 बार चुनाव जीते हैं दिनारा से, तो 1990 से 2005 के फरवरी में जो चुनाव हुआ था वहां तक तो लगभग 1.5 दशक तक जो है रामधनी सिंह का वर्चस्व दिखता है, लगातार चुनाव जीतते हैं। इसी तरह से राम आशीष सिंह हैं जो कि 1957, 62 और 67 में जीत की हैट्रिक लगाते हैं, लगातार चुनाव जीतते हैं। तो व्यक्तियों पर भरोसा जो है वो दिनारा ने दिखाया है। देखिए जो दिनारा विधानसभा है, ये जब विक्रमगंज विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हुआ तो विक्रमगंज के दावत और सूर्यपुरा प्रखंड को दिनारा में शामिल कर लिया गया, जिसमें कि दावत के 5 ग्राम पंचायत, सूर्यपुरा के 9 पंचायत और दिनारा प्रखंड के 22 ग्राम पंचायत इस विधानसभा क्षेत्र में शामिल हैं। पहले विक्रमगंज लोकसभा क्षेत्र भी हुआ करता था तो दिनारा उसी में सम्मिलित था, लेकिन जब आपको विक्रमगंज लोकसभा का अस्तित्व समाप्त हुआ तब जो है अब दिनारा बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, रोहतास जिले में पड़ता है। और शाहाबाद में पिछली बार जो एनडीए की हालत थी वो अच्छी नहीं थी और इसलिए इस बार एनडीए की कोशिश है कि पूरी यूनिटी के साथ वो शाहाबाद के चुनावी मैदान में उतरे ताकि उसको सफलता मिल सके। देखिए अगर आखिरी 3 चुनावों की अगर आप बात कीजिए दिनारा में, तो 2010 में जेडीयू को कामयाबी मिलती है। जय कुमार सिंह कैंडिडेट थे जेडीयू के, 47,176 वोट उनको आए थे, 39.23% वोट। और सीता सुंदरी देवी जो हैं वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। दरअसल 2005 के अक्टूबर में उन्होंने बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन 2010 में वो आरजेडी से चुनाव लड़ती हैं। शीला सिंह कांग्रेस की कैंडिडेट थी और सत्येंद्र नारायण सिंह बीएसपी के उम्मीदवार के रूप में उतरे थे। तो सीता सुंदरी देवी को 30,566 वोट आते हैं, 25.42%। शीला सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी 10,098 वोट, 8.4% वोट। और सत्येंद्र नारायण सिंह बीएसपी प्रत्याशी को 8,387 वोट, 6.98% वोट जो है वो इनको यहां पर मिलते हैं। तो अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट अगर एक तरफ के वोट जोड़ दीजिए तो मुकाबला बहुत टाइट होती, लेकिन चूंकि वोट बटे हुए थे विपक्ष के तो यहां पर जय कुमार सिंह को 16,610 वोटों की जीत मिली। 2015 में तो महागठबंधन बन गया था तो परिस्थितियां जय कुमार सिंह के और अनुकूल हो गई, क्योंकि जेडीयू के साथ आरजेडी और कांग्रेस के भी वोट जो है वो जुड़ गए। तो इस बार जय कुमार सिंह को 42.98% वोट आए, लगभग 43%। और बीजेपी ने यहां से राजेंद्र प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया। राजेंद्र प्रसाद सिंह झारखंड में जो है संगठन मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और उस वक्त जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो झारखंड से बहुत सारे भाजपा के नेता और मंत्री वहां पहुंचे थे। और एक और दिलचस्प बात है कि उस वक्त इस बात की भी चर्चा थी कि 2015 में कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो राजेंद्र प्रसाद सिंह जो हैं वो मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। खैर यहां पर जो चुनाव हुआ आमने सामने का मुकाबला था, एक कठिन मुकाबला था। 64,699 वोट जय कुमार सिंह को आए और 62,008 वोट जो है राजेंद्र प्रसाद सिंह को आए। तो 2,691 वोटों से जय कुमार सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर 2020 आता है, जेडीयू की एनडीए में वापसी होती है तो बीजेपी यहां से अब कैंडिडेट दे नहीं सकती थी तो राजेंद्र प्रसाद सिंह एलजेपी में शामिल हो जाते हैं। और 2020 में तो जहां जेडीयू वहां एलजेपी चुनाव लड़ने के लिए मौजूद। तो इस बार जय कुमार सिंह जेडीयू के टिकट पर थे तो राजेंद्र प्रसाद सिंह एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर गए। राजेश सिंह उपेंद्र
कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के प्रत्याशी बने। तो आरजेडी ने जो है विजय कुमार मंडल को अपना प्रत्याशी बनाया, यादव जाति से आते हैं। तो एक तरफ जय कुमार सिंह, राजेंद्र प्रसाद सिंह और राजेश सिंह, और दूसरे तरफ विजय कुमार मंडल जो हैं वो आरजेडी के कैंडिडेट थे। तो वोटों में बंटवारा होता है जबरदस्त तरीके से, और यहां पर विजय कुमार मंडल 35% वोट लाते हैं, 59,541 वोट, और वो चुनाव जीत जाते हैं 8,228 वोटों से। और दिलचस्प ये रहा कि दूसरे स्थान पर एलजेपी के राजेंद्र प्रसाद सिंह रहे। जो मंत्री थे उस समय जय कुमार सिंह, वो तीसरे स्थान पर खिसक गए, उनको 27,252 वोट आए, और राजेंद्र प्रसाद सिंह को 51,313 वोट आए, और राजेश सिंह आरएलएसपी प्रत्याशी को 18,368 वोट आए। तो अब सवाल उठता है कि 2025 में क्या होगा, और बीजेपी की उम्मीदें, या आप कह लीजिए एनडीए की उम्मीदें इस सीट पर बहुत लगी है। इसलिए क्योंकि जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो दिनारा में मिथिलेश तिवारी जो है वो 4,671 वोटों से लीड लेने में कामयाब हुए थे। तो इसलिए एनडीए को उम्मीद है कि इस सीट पर परिणाम बदला जा सकता है। लेकिन यहां पर दावेदारों की भीड़ लगी हुई है एनडीए की तरफ से। देखिए, बीजेपी से बात कीजिए तो राजेंद्र प्रसाद सिंह का नाम तो बिल्कुल साफ साफ आ ही रहा है, और वो यहां पर जो है प्रचार भी कर रहे हैं, 5 पांडव सम्मेलन भी उन्होंने किया, तो वो काफी सक्रिय दिख रहे हैं दिनारा में। इसके अलावा एक और नाम है अमरदयाल सिंह का, जो कि जगदानंद सिंह के रिश्तेदार हैं, और जो उनके पिता थे अमरदयाल सिंह के, सचिदानंद सिंह, वो भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तो उन्हीं के बेटे हैं। अमरदयाल सिंह को राजनाथ सिंह ने पार्टी में शामिल कराया था, और लोकसभा चुनाव के दौरान बक्सर में इन्होंने बीजेपी के लिए मेहनत भी की थी। तो एक दावेदारी उनकी भी बनती है। लेकिन जेडीयू अपना दावा भी अभी तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और जय कुमार सिंह उस दावेदारी में बने हुए हैं। तो एलजेपीआर भी जो है वो अजीत राय को यहां से चुनाव लड़ाना चाहता है। उसका तर्क यह है कि पिछली बार उसकी पार्टी जो है वो दूसरे नंबर पर थी, लेकिन बीजेपी कहती है कि वो राजेंद्र प्रसाद सिंह दूसरे नंबर पर थे। तो ये एक फेर है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि यहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम वो यहां से प्रत्याशी देना चाहती है, और इसके लिए आरएलएम ने आलोक सिंह को चुन रखा है। दरअसल जब काराकाट में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, पवन सिंह के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, तो आलोक सिंह और जो उनके भाई हैं जो कि मंत्री हैं संतोष सिंह, उन्होंने जो है उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन किया था उनके उस मुश्किल वक्त पर, और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा इस सीट पर अब तक अड़े हुए हैं, और उनका कहना है कि आलोक सिंह को ही टिकट मिलना चाहिए। इसके एवज में वो तर्क ये देते हैं कि शाहाबाद इलाके में लोकसभा चुनाव के दौरान राजपूत और कुशवाहा वोटरों के बीच एक खाई पैदा हुई थी। अब अगर वो यहां से राजपूत कैंडिडेट को दें और एक जगह कुशवाहा कैंडिडेट उतार दें तो इस खाई को पाटा जा सकता है। तो ये बातें करते हुए जो है वो दिखते हैं। अब देखना है कि क्या कुछ होता है, किस पार्टी को यहां चुनाव लड़ने के लिए मिलता है, क्योंकि प्रत्याशी ऑलमोस्ट सभी की तरफ से तय हैं कि कौन कौन दावेदार हैं। तो अब एक ऑप्शन ये खुलता है कि ये आरएलएम को जा सकता है। अगर राजेंद्र सिंह आरा शिफ्ट किए जाएं, चूंकि अमरेंद्र प्रताप सिंह की एक उम्र हो गई है, तो अगर राजेंद्र सिंह आरा से चुनाव लड़ लें तो ये जगह यहां पर खाली हो सकती है, क्योंकि जेडीयू जो है संदेश में उसके पास उतने प्रत्याशी नहीं दिख रहे, तो संदेश वो बीजेपी को दे सकता है। और इसके अलावा आप देखिए तो जो बड़हरा सीट है वहां पर जो है बीजेपी अपना दावा छोड़ सकती है और उस सीट को जेडीयू को जो है वो दिया जा सकता है। तो ये सारे जो है एक आप कह सकती हैं कि स्थिति निर्मित होते हुए दिख रही है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण पर जाएं जो कि एक अनुमान पर आधारित है, यहाँ अनुसूचित जाति के वोटर्स 17.69% हैं और मुस्लिम वोटर्स 6.8% हैं, यादव 13 से 15% हैं। तो आप देखिए
देखिएगा कि 20 से 21% जो है एमओआई का इक्वेशन पहुंचता है। राजपूत 14 से 15%, भूमिहार 3 से 3.5%, ब्राह्मण 4.5 से 5.5%, तो सामान्य जाति के वोटर्स 22 से 24%, कुशवाहा 6.5 से 7.5% और कुर्मी 9.5 से 10.5%। तो आप कुशवाहा और कुर्मी को देख लें तो 16 से 18% और वैश्य भी यहाँ 11 से 12% हैं। अदर ओबीसी ईबीसी 10 से 12%। तो यहां पर अगर आप समीकरण देखने जाएं तो एनडीए का भारी दिखेगा, लेकिन पिछली बार हार मिली। क्यों मिली? क्योंकि अलग अलग खेमों में होकर एनडीए चुनाव लड़ रहा था और इसलिए उसको दिनारा में शिकस्त झेलनी पड़ी और यह बात आरजेडी भी समझता है। इसलिए एक बात की चर्चा है कि सिर्फ एमओआई के भरोसे जीतना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि भाकपा माले का समर्थन जरूर है, लेकिन 20-21% वोट होता है और इसीलिए पिछली बार 35% तक आरजेडी पहुंच पाया था। अगर आमने सामने की लड़ाई होती है तो 35% से काम नहीं चलेगा। इसलिए एक चर्चा और भी है कि धर्मेंद्र चौधरी हैं, वो कुर्मी जाति से आते हैं और यहां कुर्मी वोटर 9.5 से 10.5% हैं। तो ये भी चर्चा है कि अगर विजय मंडल का टिकट काटकर धर्मेंद्र चौधरी को दे दिया जाए तो फिर वैसी परिस्थिति में जो आंकड़ा है आरजेडी का वो बढ़ सकता है और फिर मुकाबला जो है वो कांटे का हो सकता है। लेकिन अभी विजय मंडल लगे हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन जनसंपर्क धर्मेंद्र चौधरी भी कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दिनारा में अगर आप देखिए तो एक मुकाबला होना है, चुनावी जंग जिसको आप कहते हैं, लेकिन उस मुकाबले से पहले एक मुकाबला पार्टियों के बीच, गठबंधन के बीच चल रहा है कि कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। तो पहले इस मुकाबले से कौन कौन जो है विजयी होकर निकलते हैं, जिनको कि टिकट मिलता है, और फिर जो है दिनारा में जो भिड़ंत होगी वो आपको कांटे की भिड़ंत होगी और मुकाबला बहुत रोचक और रोमांचक होगा। चलिए, तो ये दिनारा का मुकाबला है और क्यों रोचक बन रहा है इस बार, इस पर हमने चर्चा की है।